इस पिक्चर में जो लड़का सेल्फी ले रहा है उसका नाम है शिबली और उसके इन्हीं दोस्तों ने उसे मार करके खा लिया। दरअसल ये सभी लोग एक पोल्ट्री फार्म में काम करते थे जहां पे जो शिबली होता है वो मैनेजर की पोस्ट पे वर्क करता था। क्योंकि उसकी एज काफ़ी कम होती है और लोगों की अपेक्षा, तो जब भी ये लोग कोई काम गलत तरीके से करते हैं, किसी काम में डिले करते, तो वह उनसे अक्सर बहस कर लेता था और उनको सही राय देता था। लेकिन ये लोग उन लोगों को ये चीज़ बुरा लगती थी कि हमसे कम एज हो करके ये कैसे हमें कुछ कह सकता है। तो अक्सर इन लोगों की लड़ाई हो जाती थी और एक बार काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हो जाती है इन लोगों के बीच में, जिसके बाद ये सारे दोस्त मिल करके उसे किडनैप कर लेते हैं और उसके घर वालों से पैसे की डिमांड करते हैं, साथ ही पुलिस को ना बताने की राय देते हैं। इसके बाद घर वाले पैसा किसी तरीके से पे करते हैं, लेकिन उनका जो लड़का है वो घर नहीं आता है, जिसके बाद वो लोग पुलिस में कंप्लेन कर देते हैं। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, पुलिस को इसके बाद पता लड़का इस लड़के की हत्या हो गई है और ये लोग उसको मार करके खा ले गए हैं और उसकी डेड बॉडी को एक पहाड़ वाले एरिया में फेंक दिए हैं। परिवार काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है, एरिया के लोग बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। दिल्ली पुलिस को नजफगढ़ नाले से एक डेड बॉडी मिलती है जिसकी पहचान दिल्ली की रहने वाली कोमल के रूप में किया जाता है। दरअसल 12 मार्च के दिन जब कोमल अपने घर नहीं पहुंचती है, काफ़ी ज़्यादा रात हो जाती है, तो उसकी दादी पुलिस स्टेशन में जा करके कंप्लेन करती हैं मिसिंग का। जिसके बाद पुलिस कॉल डिटेल निकालती है तो पुलिस को पता लगता है कि वह गायब होने से पहले आसिफ के संपर्क में थी। जब पुलिस आसिफ से अपने तरीके से पूछताछ करती है तो आसिफ टूट जाता है और वह कहानी बताता है कि 12 मार्च की रात को जब वह अपना जॉब कंप्लीट करके आ रही थी, तभी आसिफ अपने दोस्त जुबैर के साथ कैब में बैठा करके उसे कहीं लेके जाता है। बाद में बीच में इन दोनों की लड़ाई हो जाती है और लड़ाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके बाद आसिफ अपने दोस्त जुबैर के साथ मिल करके उसकी हत्या कर देता है और हत्या के 1 घंटे बाद उसकी डेड बॉडी को नजफगढ़ नाले के पास ले जाकर के फेंक देता है। जब पुलिस उससे पूछताछ करती तो अपने जुर्म को कबूलता है और घटना के 5 दिन बाद 17 मार्च को पुलिस डेड बॉडी को बरामद कर लेती है। मर्डर के पीछे का रीजन केवल इतना था, आसिफ को शक था कि कोमल किसी दूसरे लड़के से बात करती है, जिस पर उसने उसे मना किया था, बट वह नहीं मानी थी। लंदन पुलिस को एक कार से डेड बॉडी मिलती है जिसकी पहचान इंडिया की रहने वाली हर्षिता बरेला के रूप में किया जाता है। दरअसल इस घटना की शुरुआत होती है मार्च 2024 से, जब हर्षिता की शादी पंकज लांबा से होती है और वो अपने हस्बैंड के साथ लंदन चली जाती हैं। हालांकि जब वो वहाँ पे जाती हैं तो एक नई आशा के साथ जाती हैं कि शायद अब उनके जीवन में सब चीज़ें बदल जाएंगी, बट जब वो वहाँ पे जाती हैं तब उन्हें पता लगता है कि उनका हस्बैंड एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है। अब उनका पति उनसे भी जॉब करवाता है, वो भी ओवर टाइम, जिसके लिए हर्षिता को अपनी एजुकेशन तक छोड़नी पड़ जाती है। इसी बीच में हर्षिता 2 ओवर टाइम मिस कर देती हैं तो उनका हस्बैंड पंकज उनकी पिटाई कर देता है। हालांकि हर्षिता के कहने पर जो लंदन पुलिस होती है वो उसके अगेंस्ट एक्शन लेती है, लेकिन थोड़े टाइम बाद ये लोग फिर से साथ रहने लगते हैं। घटना के दिन हर्षिता पंकज के लिए कुछ डिशेस बनाई थी कि आज हम दोनों लोग साथ खाएंगे, बट जब वो वहाँ पे आता है घर तो किसी बात को लेकर के इन दोनों लोगों की लड़ाई हो जाती है। उस दिन क्या हुआ किसी को तो नहीं मालूम, बट उनके पड़ोसी बताते हैं कि उनके रूम के अंदर से काफ़ी ज़्यादा चीखने चिल्लाने, बर्तन पटकने और जोर से दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ आई थी। इसके बाद पंकज हर्षिता की बॉडी को ले जा करके एक कार में पैक कर देता है, जिसके बाद लंदन पुलिस को पता लगती है और घटना के 5 दिन बाद हर्षिता के माता पिता को ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। इस बंदे ने अपनी वाइफ को इतनी बुरी मौत दी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। दरअसल हम लोग शुरू से सुनते आए हैं कि शक का कोई इलाज नहीं होता और वही बीमारी इस यक्स आर्मी मैन गुरुमूर्ति को थी। दरअसल उन्हें शुरू से ऐसा डाउट था कि उनकी वाइफ का किसी दूसरे के साथ रिलेशन है। अब होता क्या है, इस चीज़ को लेकर के इन दोनों की लड़ाई काफ़ी ज़्यादा होती रहती थी। अब एक दिन काफ़ी ज़्यादा ये लड़ाई बढ़ जाती है तो जो गुरुमूर्ति होता है वह गुस्से में अपनी वाइफ का सर किसी दीवार पे दे मारता है, जिससे उनकी तत्काल डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद वह उनके शरीर को 36 टुकड़ों में कट करता है और उनके पूरे शरीर को एक लंबे टाइम तक बॉयल करता है और बॉयल करने के बाद जो हड्डियां होती हैं उसकी ग्राइंडिंग करके बाथरूम में ले जा करके उसे फ्लश कर देता है। जो हड्डियां बचती है पास के ही एक लेक में फेंक देता है। जब कई दिनों से उसकी पत्नी माधवी का पता नहीं लगता तो माधवी के घर वाले पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करते हैं, जिसके बाद पुलिस जांच करती है। हालांकि जो वेंकटेश होता है वह पहले ही अपने इस जुर्म को कबूल कर लिया था,
बट पुलिस को एक चाहिए था सबूत, जिसके बाद पुलिस को सबूत मिलता है, उसे ऑफिशियली अरेस्ट किया जाता है और पुलिस अपने बयान में कुछ ये बात कहती है। बेंगलुरु के मालेश्वरम इलाके में बनी 3 मंजिला इमारत से लोग स्मेल आने की कंप्लेन करते हैं। उस रूम में रहने वाली माँ लक्ष्मी से जब कांटेक्ट किया जाता है तो उनका कोई रिस्पांस नहीं आता है, जिसके बाद उनकी माँ से कांटेक्ट किया जाता है। इसके बाद उस रूम के दरवाजे को खोला जाता है। रूम के अंदर एक फ्रिज और उसके पास में एक सूटकेस दिखाई देता है। सूटकेस में सब चीज़ नॉर्मल होता है, लेकिन लोग उस टाइम हैरान हो जाते हैं जब फ्रिज को खोला जाता है, क्योंकि फ्रिज डेड बॉडी के 59 टुकड़ों से भरा पड़ा था। इसके बाद पुलिस को कंप्लेन किया जाता है। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो ये पता लगता है कि बॉडी के टुकड़े किसी और के नहीं बल्कि महालक्ष्मी के हैं। पुलिस को महालक्ष्मी की डेड बॉडी के पास से एक लैपटॉप और एक नोट मिलता है। नोट में मुक्ति रंजन रे नाम का एक व्यक्ति खुद एक कन्फेस करता है कि उसकी हत्या उसने ही किया है। जब पुलिस उसके बारे में जांच करती है तो पता लगता है कि महालक्ष्मी जिस स्टोर में काम करती थी उसी स्टोर का मैनेजर था मुक्ति रंजन रे, जो महालक्ष्मी को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता था, लेकिन महालक्ष्मी इसे पसंद नहीं करती थी। अब होता क्या है, वह उस दिन उसके रूम पर आया था और किसी चीज़ को लेकर के बहस हो गई थी और महालक्ष्मी उसको झूठे केस में फंसाने के लिए धमकी दे रही थी, जिसके बाद इन दोनों की लड़ाई हो गई और आगे लड़ाई इस रूप में बदल जाती है। कमेंट करके बताना, देर से मिला हुआ न्याय अन्याय के बराबर होता है कि नहीं। ये बात है 1980 की, जब मेरियान की लड़ाई अपनी बेटी एना के साथ हो जाता है, जिसके बाद उनकी बेटी एना गुस्से में घर से बाहर निकल जाती है। अब एना को उसका पड़ोसी कार्लोस उसे अपने घर बुलाता है और जब वह उसके घर जाती है तो वह फोर्सफुली उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाता है। जब वह इन चीज़ों का अगेंस्ट होती है तो वह उसका गला दबा करके हत्या कर देता और ज़मीन के नीचे गाड़ देता है, जिसके बाद ये जो मामला होता है वह कोर्ट में पहुंचता है। लेकिन यहाँ पे जो कार्लोस होता है वह उल्टा एना और उसकी माँ मेरियान के ऊपर आरोप लगा देता है। इसके बाद क्या होता है, काफ़ी टाइम बीतता है लेकिन कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं आता है। तो जो एना की माँ मेरियान होती है वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होती हैं कि उनकी बेटी के साथ गलत हुआ, उल्टा उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं और उनको न्याय भी नहीं मिल रहा है। जिसके बाद वो डिसाइड करती हैं कि जो नेक्स्ट सुनवाई होगी उसमें वह आरोपी को गोली मार देंगी। इसके बाद फाइनली वह डेट आता है। जैसे आरोपी कोर्ट के रूम में लाया जाता है उसी टाइम जो एना की माँ होती है बंदूक निकाल करके एक के बाद एक लगातार 7 गोली उसके सीने पे उतार देती हैं। उसकी तत्काल वहाँ पे डेथ हो जाती है और ये जो पूरा मामला था पूरी दुनिया पे छा जाता है। 1980 के टाइम पर इस मामले को कवर करने के लिए दुनिया के बहुत सारे देशों से जर्नलिस्ट जर्मनी गए थे। क्या किसी के प्रपोजल को रिजेक्ट करना किसी के मौत का कारण हो सकता है? ये बात है दिल्ली की रहने वाली प्रीति राठी का। दरअसल राठी नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी और पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद उनका चयन इंडियन नेवी में एक नर्स के तौर पर होता है, जिसके लिए वह दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन के लिए जाती हैं। जब वो वहाँ पे पहुँचती हैं तो वह आगे बढ़ ही रही होती हैं, तभी एक लड़का पीछे से आता है और उनके ऊपर एसिड फेंक देता है। वहाँ पर खड़े लोग कुछ समझ पाते तब तक वो लड़का वहाँ से जा चुका था। आनन फानन में राठी को हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, जहाँ पर वह इस जंग से लड़ते हुए फाइनली 1 मंथ के बाद उनकी डेथ हो जाती है। उनके डेथ के बाद उनके परिवार वाले उनकी बॉडी को ला करके दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट करते हैं। इस मामले को काफ़ी ज़्यादा तूल दिया जाता है और फाइनली जो गवर्नमेंट होती है वो प्रेशर में आकर के इस पूरे मामले की जांच सीआईडी को दे देती है। सीआईडी इस मामले की जांच करती है, आरोपी पकड़ा जाता है। जो आरोपी होता है वो बताता है कि उसने कभी प्रीति को प्रपोज किया था, उसने मना कर दिया था, तो उसने परिणाम भुगतने की बात कही थी। भाई देश में चल क्या रहा है? पार्किंग को लेकर के एक साइंटिस्ट की हत्या कर दी जाती है। दरअसल ये बात है पंजाब के मोहाली की, जहां पर अभिषेक शुभांकर की लड़ाई अक्सर एक मोंटी नाम के लड़के से होती थी। वह जहां पे अपनी बाइक खड़ी करते थे, मोंटी नाम का ये लड़का इस बात से कंप्लेन करता था कि भाई तुम यहाँ पे अपनी बाइक क्यों खड़ी कर रहे हो। घटना के दिन जब अभिषेक अपनी बाइक वहाँ पे खड़ी करते हैं तो एक बार इन दोनों की फिर से बहस हो जाती है, लेकिन इस बार ये बहस थोड़ा सा ज़्यादा होती है और इस पर मोंटी नाम के लड़का गुस्सा जाता है और वह
आ करके तेजी से अभिषेक को पुश एंड पंच करता है, जिसके बाद अभिषेक वहां पे गिर जाते हैं और वह हमेशा के लिए वहीं पे गिरे रह जाते हैं, वह उठ नहीं पाते हैं। दरअसल 2008 में उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था और इसके साथ ही उन्हें मेजर हेल्थ इशू थे। बात करें अभिषेक शुभांकर की, 39 साल के अभिषेक शुभांकर अब तक 100 से ज़्यादा जनरल्स पब्लिक कर चुके थे और दुनिया के कई सारे देश में इन्होंने काम किया, यूएस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड। इस टाइम इनकी रिसर्च सिल्वर नैनो पार्टिकल पे चल रही थी। इनकी मौत पर IISER ने भी दुख जताया है। गुजरात के रहने वाले हेमू मकवाना, जो पेशे से एक फार्मर होते हैं, जिनके 2 बच्चे थे, जिनकी उम्र 12 से 14 वर्ष होती है, जो अपने अंकल से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, तो इसलिए हेमू अपने दोनों बच्चों को उनके अंकल के घर छोड़ देते हैं। अगले दिन जब वो दोनों बच्चे अपने घर आते हैं तो उन्हें अपने पेरेंट्स कहीं पे नहीं दिखाई देते हैं। जिन्हें ढूंढने के लिए वह खेतों में जाते हैं, वहाँ पे उन्हें एक झोपड़ी दिखाई देती है। जब वह उस झोपड़ी के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें पूजा पाठ, हवन और बलि से रिलेटेड कई सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, जो उनके लिए काफ़ी नॉर्मल सी बात थी। लेकिन थोड़े ही टाइम बाद वो वहाँ से चिल्लाते हुए भाग आते हैं, क्योंकि उन्हें अपने पेरेंट्स का सर विदाउट धड़ दिखता है। सर और धड़ दोनों अलग था। बाद में सारे लोग जुटते हैं तो उनके पास से एक चिट्ठी मिलती है, जिसमें उनके माता पिता अपने आप को खुद का मौत का जिम्मेदार मानते हैं और वो रिक्वेस्ट किए थे लोगों से कि उनके जाने के बाद कोई इनके बेटे और उनके माता पिता को ध्यान रखे। बाद में गुजरात पुलिस इस मामले की जांच करती है और वो भी बलि के एंगल को सही बताती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी किसी प्रकार के हत्या का जिक्र नहीं किया गया था। दिल्ली की रहने वाली सोनिया जिस लड़के के लंबी उम्र के लिए व्रत रखती थी, उसी लड़के ने उसे ऐसी मौत दी जिसके बारे में उसने कभी कल्पना भी नहीं किया था। करवा चौथ के दिन दिल्ली की 19 वर्षीय सोनिया अपने बॉयफ्रेंड सलीम के साथ कहीं घूमने चली जाती हैं। सलीम रास्ते में अपने 2 दोस्तों को पिकअप कर लेता है। रास्ते में सोनिया उसके ऊपर शादी को लेकर के दबाव डालने लगती है, क्योंकि वह 7 महीने की गर्भवती होती है। लेकिन सलीम इस चीज़ से थोड़ा उसे वेट करने के लिए कहता और उसे एबॉर्शन कराने के लिए भी कहता, लेकिन सोनिया इस चीज़ से मना कर देती है, जिससे बात को लेकर के इन दोनों की काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हो जाती है। इसलिए सलीम उसे थोड़ा रास्ते से हटाने के लिए सोचता है और उसी कार के अंदर गला दबा करके उसकी हत्या कर देता है और ज़मीन के 4 फीट अंदर उसे गाड़ देता है। बाद में घर वालों को कंप्लेंट पर पुलिस इसकी जांच करती है और आरोपी सलीम को अरेस्ट करती है और वह अपना जुर्म भी कबूल कर लेता है। जब घर वाले सोनिया से कभी पूछते थे तुम किस लड़के से बात कर रही हो, तो अक्सर कहती थी कि मैं किसी भूत से बात कर रही हूँ। इस हत्या के पीछे महिला जिम्मेदार है या आरोपी? दरअसल तस्वीर में जो महिला आपको दिख रही है वो कांग्रेस वर्कर हिमानी नरवाल हैं, जिनकी हत्या हाल ही में कर दी गई। दरअसल कुछ टाइम पहले सोशल मीडिया पर उनकी दोस्ती सचिन नाम के एक लड़के के साथ होती है। आगे चल के उनकी ये दोस्ती रिलेशनशिप में बदल जाती है, जिसका कुछ वीडियो हिमानी के पास होता है और वह इसी वीडियो से सचिन को ब्लैकमेल करती। आरोपी सचिन ऑलरेडी 2 बच्चों का बाप होता है। घटना के दिन जब वह हिमानी के घर आता है तो किसी बात को लेकर के इन दोनों की बहस हो जाती है। हालांकि वो वहां से चला जाता है, लेकिन शाम को वह फिर से आता है और एक बार फिर से इन दोनों लोगों की बहस होती है। बहस काफ़ी ज़्यादा होने लगती है तो जो हिमानी होती है वह सचिन को एक थप्पड़ जड़ देती है, जिसके बाद सचिन दुपट्टे से उसके हाथ को बांध देता है और मोबाइल चार्जर से गला दबा करके उसकी हत्या कर देता है और उसकी बॉडी को उसके ही सूटकेस में भर करके सांबला बस स्टैंड के पास फेंक देता है। इसके बाद इस बॉडी का पता लगता है और पुलिस आरोपी को अरेस्ट करती है, जिसके बाद वह पूरी सच्चाई बताता है। हालांकि हिमानी की मां जो है इस हत्या के पीछे पॉलिटिकल रीजन बता रही हैं। मासूम सा दिखने वाला ये लड़का इतना निर्दयी हो सकता है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसने ना सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या की, बल्कि हत्या के बाद उसकी डेड बॉडी के साथ 2 दिन तक एक ही बेड पे रहा। ये दोनों कपल नवंबर 2024 को बेंगलुरु के रॉयल लिविंग होटल में एंटर करते हैं और एक दिन के लिए रूम को बुक करते हैं। अगले दिन जब रिसेप्शन से इनके पास कॉल किया जाता है तो वहाँ पर एक दिन और रुकने की बात करते हैं, जिसके बाद सेम यही कंडीशन ये अगले दिन भी करते हैं। उसके नेक्स्ट डे 25 नवंबर को वहाँ पे जो लड़का होता है वह अकेले ही सुबह 8 बजे बिना किसी बैग को लिए वहाँ से निकल जाता है।
रिसेप्शन से कॉल किया जाता है, किसी का जवाब नहीं आता है। दरवाजे को खोला जाता है तो वहाँ पर एक लड़की की डेड बॉडी मिलती है, जिसके बाद पुलिस, फॉरेंसिक टीम और मीडिया के साथ वहाँ पर पहुँच जाती है। उस लड़की के डेड बॉडी के पास एक मोबाइल मिलती है, जिससे उसकी पहचान माया गोगोई के रूप में किया जाता है, जो बेसिकली आसाम की थी। और जो लड़का होता है वह बेंगलुरु से भाग करके कर्नाटका और इसके बाद मध्य प्रदेश और फिर उत्तर प्रदेश के बनारस में उसकी लास्ट लोकेशन मिलती है, जहां से उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब उसे गिरफ्तार किया जाता है तो अपने इस जुर्म को कबूल करता है और इस हत्या के पीछे का कारण भी बताता है। दरअसल वह माया के साथ लिविंग में रहना चाहता था, लेकिन माया इस चीज़ से मना कर रही थी, जिसके बाद उसने इस घटना को अंजाम दिया।